डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म। लेकिन उस टर्म को पढ़ने से पहले हमें कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, हम माइक्रो मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म पढ़ने से पहले हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं माइक्रो स्टेट्स। अब इस माइक्रो स्टेट्स का क्या मतलब है, तो इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। तो for a given electronic configuration, there are several ways of arrangement of electrons in a subshell। माने कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो हम किसी सबशेल में उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे तरीकों से फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, P2 electronic configuration, there are 15 ways in which electrons can be arranged। P2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मान लीजिए आपको दे रखा है कि P2 आपको भरना है, तो हम नॉर्मली क्या करते थे, हमें तो अभी तक एक ही पता है, जैसे कि आप लोगों को भी यही पता होगा कि ये हमारे P सब शेल हो गया। ठीक है, हमने अगर P2 कन्फिग्रेशन बनाना है तो हम कैसे बनाते थे, बस इसको इतना बना दिया और ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन फिल इसमें कर दिया। मतलब ये पूरा P सब शेल है, ये हमारा Px ऑर्बिटल है, ये हमारा Py है और ये हमारा Pz है। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो भरते थे हम इस तरह से भरते थे। तो ये भी एक माइक्रो स्टेट है और ये सबसे स्टेबल माइक्रो स्टेट होती है। ठीक है, इसी तरह से हम और भी तरीके हम फिल कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन Px या Py में होगा। अगर मैं एक और इसकी माइक्रो स्टेट बनाऊं तो मैं कैसे बना, मतलब एक और अरेंजमेंट अगर मैं बनाऊं, ठीक है, मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ कि ये भी तो है। ठीक है, या मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि हमारे पास ये जो ऑर्बिटल में ये इसमें दिखा दिया और ये इसमें दिखा दिया। ठीक, तो ये जो मैंने 3 तरीके बना दिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं 15 तरीकों से, यानी 15 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं P2 के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास 15 वेज होते हैं जिस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे ही जो D2 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए क्या है, देयर आर 45 वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। D2 कॉन्फ़िगरेशन में हम 45 तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, the different ways in which the electrons can be arranged in the orbitals of a subshell। सबशेल के किसी ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉन्स को हम जितने तरीकों से फिल कर रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो अरेंजमेंट हमारे पास निकल के आ रहे हैं, बस उसी को हम माइक्रो स्टेट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने जो अभी तक पढ़ा है, हम जो अभी तक नॉर्मली पढ़ते आए हैं कि P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम तो यही पढ़ते आए हैं, बस हमने ना कभी ये देखा ना कभी ये देखा। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ भर रहे हैं ये तो सबसे स्टेबल माइक्रो स्टेट होती है। ये स्टेट माइक्रो स्टेट ही है, मतलब अरेंजमेंट हमें दिखाना है तो माइक्रो स्टेट ही है, लेकिन ये सबसे स्टेबल माइक्रो स्टेट होती है, तो बस हम इसलिए इसको स्टेबल फॉर्म में दिखाते हैं। हालांकि ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसके अलावा आप पेयर्ड भी दिखा सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दिया, या आप दोनों को यहाँ दिखा सकते हैं, या फिर आप यहाँ दिखा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब तो वो 15 तरीके हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए और D2 के लिए हैं 45। ठीक, तो ये होती है माइक्रो स्टेट्स, जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स हो गए, बस इसी को हम माइक्रो स्टेट्स बोल देते हैं। और अगर हमें किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालनी है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो हम 45 तरीके बना के देखेंगे। तो हमारे पास तो कॉन्फ़िगरेशन होगा, बस हमारे पास एक फॉर्मूला है उसका। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कितने तरीकों से हम उन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं किसी ऑर्बिटल में। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है कि ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में है n माइनस आर और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करने के लिए। यहाँ पर n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच दैट ऑर्बिटल कैन पजेस। मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बल्कि ऑर्बिटल से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर सबशेल होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिसका भी हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। ठीक है, और आर उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग फॉर दैट केस, वो जो पर्टिकुलर केस हमें दिया हुआ होगा उस समय उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल P2 कॉन्फ़िगरेशन है, और P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो n फैक्टोरियल का मतलब, n का मतलब क्या था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सबशेल में कितने आ सकते हैं। तो P सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होगा कि 6 आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ भी होगा। तो हमने लिख दिया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग फॉर दैट केस। अब हमारे पास कौन सा केस पूछा है, P2, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है P2 में। तो हम फिर R की वैल्यू जो यहाँ पर R दिया हुआ है उसकी जगह हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर n माइनस आर का फैक्टोरियल यानी 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, 6 और उसके बाद जितनी भी छोटी डिजिट्स हैं उससे एक एक नंबर कम करते चले जाएंगे हम जब तक कि 1 पर ना पहुंच जाए। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, ठीक है। ये सिर्फ 2 का फैक्टोरियल है। 6 माइनस 2 कितना होता है, 4, और 4 का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये पूरी जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और बस हम इसको अगर वो सॉल्व करेंगे तो 5 6 जा 30 होते, 30 डिवाइडेड बाई 2 तो इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 15। तो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 15 वेज हैं, यानी 15 डिफरेंट वेज हैं, तरीके हैं या डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जिसमें हम P2 को दिखा सकते हैं। अब वो कौन से 15 तरीके हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है ये हमारा है वो 15 वेज, ये नंबरिंग पड़ी हुई है। कैसे दिखा सकते हैं, देखिए अगर सपोज मैं यहाँ पर ये px हो जाए मेरा, ये py, और मैं इसको लिख दूं pz, ठीक है। तो px में हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं, py में हम दोनों को दिखा सकते हैं, pz में हम दोनों को दिखा सकते हैं, या एक को हम px में और दूसरे को py में। देखिए एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। फिर जिसको हमने क्लॉकवाइज दिखाया उसको हम एंटी क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं, और जिसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया उसको क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं। फिर इस तरह से दिखा सकते हैं, एक को दोनों को, एक को px ऑर्बिटल में और दूसरे को pz ऑर्बिटल में। फिर वही एक को क्लॉकवाइज दिखाया तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखा दीजिए। फिर इसको यहाँ पर जैसा दिखाया था ठीक इसका उल्टा ऐसा बन जाएगा, तो दोनों की एक डिफरेंट स्टेट बन जाएगी। या फिर एक ऑर्बिटल py में है तो ऑर्बिटल कह रही हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर py में है तो दूसरा pz में है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ठीक इसका उल्टा भी बन सकता है, जो हमने क्लॉकवाइज दिखाया उसको हम एंटी क्लॉकवाइज दिखा दें, जिसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया उसको क्लॉकवाइज दिखा दें। इसी तरह से आप देखें बाकी सारे भी हम दिखा सकते हैं। तो 15 वेज हो गए P2 कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के लिए, ठीक है। अब वो बात दूसरी है कि सबकी एक जैसी एनर्जी नहीं होगी, लेकिन अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये 15 वेज से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये तो थी हमारी माइक्रो स्टेट्स की, हमने 15 अरेंजमेंट्स को दिखा दिया। अब 15 अरेंजमेंट्स के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हो जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, या हम इसको वर्ड यूज कर सकते हैं स्टेट, ठीक। वो अभी हमने माइक्रो स्टेट पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। अब ये स्टेट क्या है, तो इफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर वेरी स्मॉल, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का है ना रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम है, तब तो क्या होगा, देन द माइक्रोस्टेट्स ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव द सेम एनर्जी। तब तो क्या होंगी, जितनी भी माइक्रोस्टेट्स हमने बनाई वो सब सेम एनर्जी की होंगी। लेकिन बट व्हेन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर स्ट्रॉन्ग, जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तब क्या होगा, तब ये माइक्रोस्टेट्स हैव डिफरेंट एनर्जीज, तब इन माइक्रोस्टेट्स की डिफरेंट एनर्जी होगी, क्योंकि जब जहाँ जहाँ रिपल्शन होता है वहाँ पर एनर्जी जो है ज़्यादा हो जाती है। तो इफ़ द माइक्रोस्टेट्स दैट हैव द सेम एनर्जी आर ग्रुप्ड टुगेदर व्हेन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आर टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तब क्या कर रहे हैं, तो फिर एनर्जी जो है सारी माइक्रोस्टेट्स की एनर्जी सेम नहीं है, कुछ की एनर्जी सेम होगी कुछ की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, वो माइक्रोस्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम है उनका हमने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। और वो जो हमने ग्रुप बना दिया है उससे हमें क्या मिल गया है, द स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर ऑब्टेन्ड, उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे, और इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम टर्म्स या एटॉमिक स्टेट्स बोल देते हैं। समझ में आया बेटा आपको, 15 वेज हमने दिखाए अभी, माइक्रो स्टेट्स थी वो। उन माइक्रो स्टेट्स में से कुछ माइक्रो स्टेट्स सेम एनर्जी की होंगी, कुछ माइक्रो स्टेट्स डिफरेंट एनर्जी की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए मैंने अभी आपको ये शो किया था कि मैंने एक तरीका अपनाया था ये, ठीक है। फिर एक तरीका मैंने ये लिखा था, इन दोनों को यहाँ दिखा दूं। फिर एक और अरेंजमेंट था, एक और माइक्रो स्टेट, बल्कि अब अरेंजमेंट ना कह के मैं इनको माइक्रो स्टेट ही बोलूंगी, ठीक है। एक ये हो गया। अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो होंगी या करेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो सेम है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी सेम है अगर, ठीक है। और एक तरीका मैं ऐसे दिखा दूं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा दिया, एक माइक्रो स्टेट मैंने ऐसे बना दी,
और एक माइक्रो स्टेट मैंने ऐसे बना दी। तो इन तीनों की एनर्जी सेम हो गई, इन तीनों की एनर्जी सेम, इन तीनों की एनर्जी सेम, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे और इन तीनों के वो भी सेम होंगे। तो ये हमने ग्रुप बना दिया, ये हमने तीन का एक ग्रुप बना दिया और इन तीन का एक ग्रुप बना दिया। तो जो ये ग्रुप बनाया है, बस इसी ग्रुप की हेल्प से हमें ना डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं। तो जो हम प्रॉपर्टीज और की बात कर रहे हैं वो हम एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो जिनकी एनर्जी सेम है, यानी जो डीजनरेट माइक्रोस्टेट हो गई, डीजनरेट का मतलब होता है जिन माइक्रोस्टेट्स की एनर्जी सेम हुई, ठीक है, एनर्जी सेम होना, डीजनरेट होना। तो जो हमने ये ग्रुप बना दिया इनका, इन्हीं ग्रुप को हम बोल देते हैं टर्म्स, या हम इसको बोल देते हैं स्टेट। एक्चुअली हम इनको बोलेंगे स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स का मतलब हो गया कि हमने माइक्रोस्टेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज ले ली और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको उनकी ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, तब तो हम उसको बोल रहे हैं स्टेट्स, ठीक है। और हमने वो कौन सी प्रॉपर्टी ली, हमने ली वो प्रॉपर्टी एनर्जी कि एनर्जी के बेसिस पर हमने उनका ग्रुप बना दिया। तो जब हम एनर्जी के बेसिस पर उनको एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि उनका एक एक ग्रुप बना रहे हैं, तब हम वर्ड यूज कर लेते हैं टर्म। तो टर्म और स्टेट्स लगभग लगभग एक ही चीज है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों को एक ही तरह से बोल दिया गया है कि या तो आप उनको स्टेट्स बोल लीजिए या उनको टर्म्स बोल लीजिए। बस स्टेट्स का मतलब और टर्म्स का मतलब वही है कि हमने प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनका एक ग्रुप बना दिया, तो हम उनको स्टेट बोल रहे हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी ली है, हमने एनर्जी प्रॉपर्टी ली है। तो एनर्जी के बेसिस पर हमने उनका जब ग्रुप बनाया तब हम उन्हें उनके लिए वर्ड यूज कर लिया टर्म, ठीक है। तो इसको हम तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या हो गई, माइक्रोस्टेट्स का कुछ ग्रुप्स हो गया, ठीक, कुछ ग्रुप्स हो गए और उन ग्रुप्स में एनर्जी जो है वो सेम हो गई। तो अब इसको हमें अगर सिंबलाइज करना है, किस सिंबल के थ्रू से दिखा सकते हैं, तो दीज टर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबल एस एंड एल। और कैसे दिखाएंगे, एटॉमिक स्टेट या टर्म के लिए हम सिंबल लेते हैं ये 2s+1 और l, माने ये सुपरस्क्रिप्ट है 2s+1, यहां हम इसको ऐसे लिखेंगे ये, ठीक है। तो L की सुपरस्क्रिप्ट में 2s+1 लिखा हुआ है। और 2s+1 का मतलब क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी में S का क्या मतलब है, S का मतलब होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। आपने क्वांटम नंबर पढ़े होंगे। क्वांटम नंबर हम अभी तक जनरली क्या पढ़ते आए हैं, एक हमने n पढ़ा था, एक l पढ़ा था, एक m पढ़ा था और एक s पढ़ा था, ठीक। तो ये हमारा n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, m था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s था स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पढ़ते हैं तो हम कुछ और क्वांटम नंबर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर s है, कैपिटल S है, वो होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी जितने भी स्पिन क्वांटम नंबर होंगे उन सबको प्लस करके जो आएगा, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिन क्वांटम नंबर होगा। उन स्पिन क्वांटम नंबर को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर निकल के आता है, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम आगे, आपके यहाँ एक और टॉपिक है एलएस कपलिंग, तो वहां पर हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही, आप एस का मतलब समझ लीजिए कि टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है और इसकी वैल्यू जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके स्पिन क्वांटम नंबर को प्लस करके और माइनस करके भी आती है, मतलब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। अब L क्या है, कैपिटल L है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जैसे कि हमारे पास L था, स्मॉल l था ना, जब हम स्मॉल l पढ़ते थे जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते थे, तो उसी L की वैल्यू अगर हम कैपिटल L लिखेंगे तो कैपिटल L और को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने भी स्मॉल l हैं जब हम उनको कपल करा देंगे एक दूसरे के साथ, उनका इंटरेक्शन जब हम देखेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को इंटरेक्ट कराने से हमें टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर ये दो नए क्वांटम नंबर जो हैं आते हैं जिनकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को दिखा सकते हैं। अब द वैल्यू ऑफ L कॉरस्पॉन्ड टू एटॉमिक स्टेट्स डिस्क्राइब्ड एज SPDF, ये कैपिटल में लिखा हुआ है। जब हम कैपिटल L की बात करते हैं तो हम SPDF को भी कैपिटल में लिखते हैं और ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है इन्हीं को हम एटॉमिक स्टेट्स बोल देते हैं, ठीक है। विच आर पैरेलल टू द वैल्यूज ऑफ स्मॉल l फॉर SPDF। जैसे हम स्मॉल l की वैल्यू, आपको याद हो, अगर l की वैल्यू 0, 1, 2 या 3 इस तरह से आती थी तो 0 के लिए हम क्या लिखते थे, हमें मालूम पड़ता था कि यहाँ पर s ऑर्बिटल है। 1 के लिए हमें मालूम पड़ता था कि वो p ऑर्बिटल है, सॉरी सब शेल है। और 2 के लिए हमें मालूम पड़ता था d सब शेल है। और 3 के लिए हमें
SPDF, इस तरह से चलते थे हम। आप लोगों ने अगर क्वांटम नंबर नहीं पढ़े हैं तो वैसे 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको ये पता भी होगा कि स्मॉल एल की वैल्यू जब 0 1 2 3 लिखते थे हम, तो उसी से हमें SPDF सबशेल के बारे में मालूम पड़ता था। ठीक ऐसे ही कैपिटल एल की वैल्यू भी हमें SPDF के बारे में बताती है, लेकिन वो कैपिटल SPDF, क्योंकि वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं तो इसलिए हम उनको कैपिटल S से शो कर रहे हैं। तो अगर कैपिटल L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी, तो 0 अगर हुई तो इसके लिए हम कैपिटल S लिखेंगे, 1 हुई तो कैपिटल P, 2 हुई तो कैपिटल D, 3 हुई तो कैपिटल F। तो कैपिटल में लिखेंगे। तो स्मॉल एल और कैपिटल एल में बस इतना ही डिफरेंस है कि वैल्यूज़ के बारे में। तो वहाँ पर वैल्यूज़ जो थी स्मॉल एल के केस में स्मॉल में लिखी जा रही थी और कैपिटल एल में ये कैपिटल में लिखी जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर ये सबशेल के बारे में यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बता रहा था, यहाँ पर हमें ये कैपिटल एल जो है एटॉमिक स्टेट्स के बारे में बताएगा, ठीक। और ये एटॉमिक स्टेट और टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रखती हैं? क्योंकि ये हेल्पफुल होती हैं किस चीज़ में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जब हमें स्पेक्ट्रा बताना हो, उसको एक्सप्लेन करना हो, तो उसको एक्सप्लेन करने में ये एटॉमिक स्टेट्स हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो इसीलिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को डिराइव करते हैं। अब ये जो अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो, अगर हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है, अगर हमें कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दे रखी होगी, अभी अभी हमने इससे पहले क्या दिया कि अगर हमें कोई कन्फिग्रेशन दिया होगा तब हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे? तब उसका फॉर्मूला था हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में था n माइनस आर और इसका फैक्टोरियल। तो ये तो फॉर्मूला हमें याद रखना है कब? जब हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया होगा और उससे हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन अगर हमें कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दे रखी है, और टर्म का क्या मतलब है? टर्म का मतलब है L की वैल्यू दे रखी होगी उसमें और हमें 2s प्लस 1 की वैल्यू दे रखी होगी, यानी इस तरह से बना रखा होगा, डेजिग्नेशन उसका कुछ इस तरह से होगा। तब हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे? तब हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से, 2s प्लस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2l प्लस 1। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये टर्म दे रखी है, यहाँ जितनी भी हैं वो सब टर्म है। ये 1s का मतलब क्या है? 1 का क्या मतलब हुआ? 1 है इसका 2s प्लस 1 की वैल्यू, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई, देखो 2s प्लस 1 जो है ये यहाँ लिखा हुआ है ना, L के सुपरस्क्रिप्ट में, L की वैल्यू के सुपरस्क्रिप्ट में जो भी चीज़ लिखी है वो हमारी 2s प्लस 1 है। तो L की वैल्यू देखिए, अगर 0 है तो हमने टर्म स्टेट क्या लिखी? उसके लिए s लिखी। अगर 1 है तो उसके लिए p लिखा, फिर 2 है तो यहाँ पर d लिखा, और 3 है तो f लिखा, 4 है तो g लिखा। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें देख के जो ये SPDF के सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो सुपरस्क्रिप्ट में हमेशा स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है। तो 2s प्लस 1 हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, तो 2s प्लस 1 क्या हो जाएगा? इस S1 के केस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 3p है तो यहाँ पर 3 हो जाएगी वैल्यू 2s प्लस 1 की। ये 1d लिखा है तो 2s प्लस 1 1 हो जाएगा, और 3f लिखा हुआ है तो 2s प्लस 1 3 हो जाएगा, और 1g लिखा है तो 2s प्लस 1 1 हो जाएगा। तो अगर हमें टर्म दे रखी है तो उसकी हेल्प से अगर हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा 2s प्लस 1 और 2l प्लस 1। बस इसी फॉर्मूले में हमें ये सारी वैल्यू, L की वैल्यू और S की वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले हम 2s प्लस 1 लिखें। हम 1s देख रहे हैं सपोज, ठीक है। 1s में हमारी 2s प्लस 1 क्या है? 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। फिर हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के बाद 2l प्लस 1 लिखा है तो हमने 2 लिखा। L की वैल्यू क्या दे रखी है? L की वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखी है तो हमने यहाँ 0 लिखा, 2l प्लस 1, और बस हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ गई सिर्फ 1। तो 1s टर्म के लिए सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट पॉसिबल है, ठीक। फिर हम आगे बढ़े, 3p के लिए अगर हमें निकालना है तो 3p में 3 क्या चीज़ है? 2s प्लस 1 की वैल्यू, तो वो हमने 3 यहाँ लिख दिया। फिर 2 तो एज इट इज़ रहेगा। L की वैल्यू क्या है 3p के लिए? L की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और ये इसको सॉल्व कर लिया 2s प्लस 1 2l प्लस 1 से, ठीक है। फिर 1d है। 1d में 1 क्या है? 2s प्लस 1 की वैल्यू, और ये 2 तो हम लिखेंगे, 2l प्लस 1 लिखना है। L की वैल्यू क्या है 1d के लिए? ये है 2, तो यही 2 हमने यहाँ पर लिखा और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो ऐसे ही आप बाकी सब माइक्रोस्टेट्स भी निकाल सकते हैं। तो माइक्रोस्टेट्स के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हो जाते हैं। कई बार बेटा एग्जाम में आ जाता है, मतलब आपके यहाँ सिलेबस में अलग से नहीं दी हुई है माइक्रोस्टेट्स, लेकिन कई बार आ जाता है एग्जाम में, और कॉम्पिटिशन लेवल पर तो अक्सर आता ही है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं। आपके पास 2 फॉर्मूला हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको टर्म दे रखी है तब आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब
टर्म सिंबल्स, एक और नई टर्म हम इसमें पढ़ेंगे, वो है टर्म सिंबल। अब ये टर्म सिंबल क्या होते हैं? टर्म सिंबल्स और टर्म में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा देखिए। टर्म सिंबल को हम डिनोट करते हैं इससे, यानी टर्म क्या थी हमारी? टर्म थी 2s+1 और यहां लिखा था हमने l, इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं था, ठीक है, तब तो हम इसको बोलेंगे टर्म। लेकिन जैसे ही सबस्क्रिप्ट में j, कैपिटल J लिखा हुआ है, j अभी हम देखेंगे क्या होता है, तो कैपिटल J अगर लिखा हुआ है तब हम इसको बोलेंगे ये टर्म सिंबल है, ठीक है। तो टर्म सिंबल हमारा ये पूरा इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो टर्म सिंबल प्रोवाइड्स 3 इन्फॉर्मेशन। पहली क्या? द लेटर SP, DFG, एल की वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ तो लिखेंगे, कुछ क्या पता S हो, क्या पता B हो, P हो, DFG कुछ भी होगी। तो जो लेटर आएंगे इस पे SP, DFG, इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L, ठीक है, उससे हमें L मालूम पड़ जाएगा। फिर लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, लेफ्ट मतलब 2s+1 के लिए बात कर रहे हैं। इन द टर्म सिंबल रिप्रेजेंट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बताएगा कि डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्या है हमारी स्टेट, ठीक। फिर राइट सबस्क्रिप्ट, राइट सबस्क्रिप्ट मतलब कैपिटल J के लिए ये बोल रहा है, इन द टर्म सिंबल प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ, कैपिटल J क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। इस जो कैपिटल S था वो हमारा था स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो हमारा L था वो था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और जो J है वो हो जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये टर्म सिंबल हमारा सिर्फ इतना सा निकल के आता है कि 2s+1 LJ, अगर कंप्लीट लिखा हुआ है, विदाउट J अगर है तब तो हम बोलेंगे टर्म, ये हो जाएगी हमारी टर्म। लेकिन अगर हम इसमें J और ऐड कर दें तो हमारा ये हो जाएगा टर्म सिंबल, ठीक है। अब इन टर्म सिंबल्स को हम डिराइव कैसे करेंगे? आपके पास एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, किस तरह से आ सकता है कि आपको क्या होगा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा और उसकी हेल्प से आपको टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस वही है इसमें। तो डिराइव कैसे करना है? सबसे पहले आपको जो भी एटम दिया हुआ होगा आपने क्या करना है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे इसको। तो सबसे पहले टर्म सिंबल को डिराइव कैसे करना है? सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखने के बाद हम उसमें क्या करेंगे? इग्नोर द इनर क्लोज शेल, जितने भी कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होंगे उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। सिर्फ जो जहां पर फिल कंप्लीट मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, सिर्फ हम उन्हीं शेल्स को लेते हैं टर्म सिंबल निकालने के लिए, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? फाइन, क्योंकि हमें टर्म सिंबल निकालना है तो टर्म सिंबल जाहिर सी बात है क्या है? 2s+1 L और J, यानी हमें J की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कैपिटल L की वैल्यू फाइंड करनी है और कैपिटल S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटल S की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ S अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। तो S की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है S1+S2 से लेकर हम चलेंगे S1 - S2, और ये जो साइड में लगा रखे मॉड्यूलस लगा रखा है, इसका मतलब S की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो कायदे में हम चलेंगे, ये एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सब कुछ बेटा हम अभी आगे आके डिस्कस करेंगे LS कपलिंग में कि ये सब क्या चीज़ है। एक्चुअल में यहाँ पर हुई है, कैपिटल S की वैल्यू हम निकालते हैं SS कपलिंग से, ठीक है। दोनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। जब भी कभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक के लिए S1 लिखेंगे, दूसरे के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक के लिए S की वैल्यू आपको ये भी पता होगा, देखिए S की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम हाफ लिखते हैं। तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम +½ लिखेंगे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसी के लिए -½ लिख देते हैं। तो +-½ हम मान लेते हैं कि S की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर हमारा होता है। तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कि जो भी स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनके बीच में कपलिंग होती है, उसी को हम SS कपलिंग बोल देते हैं। तो उस SS कपलिंग के बेसिस पर ये फॉर्मूला निकल के आता है कि S1+S2 से लेकर हम S1 - S2 तक चलेंगे। और कैसे चलेंगे? मतलब S1+S2 जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे, फिर उसमें से -1 करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, फिर उसी में से हम -2 करेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे वो अभी हम एग्जाम्पल में समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि ये फॉर्मूला ये वाला होता है, और मॉड्यूलस साइन जो हमें ये शो करता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो कैपिटल L की वैल्यू है ये हमारी निकलती है कैसे? ये
जो भी हमारे एल की स्मॉल एल की वैल्यू, यानी जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम सपोज हमने ले रखे हैं तो एक के लिए L1 हो जाएगा, दूसरे के लिए L2 हो जाएगा। इसको हम LL कपलिंग बोल देते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, उसी से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है L1 प्लस L2 से लेकर L1 माइनस L2 तक हम चलेंगे। ऐसे ही हम J की वैल्यू, कैपिटल J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो LS कपलिंग से निकालते हैं। यही LS कपलिंग आपके यहाँ सिलेबस में है। तो L प्लस S से लेकर हम चलेंगे L माइनस S तक। बस इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों वैल्यूज जो होंगी वो हमारी सिर्फ पॉजिटिव होंगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है। फिर बस हमें जब ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी तो फिर हम उसको टर्म सिंबल की तरह शो कर देंगे। और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड वेरीफाई देम बाय सम ऑफ द माइक्रोस्टेट कैलकुलेटेड फॉर ईच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो जितनी भी इससे हमारे पास टर्म निकल के आएंगी उससे हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे, और यही माइक्रोस्टेट्स फिर हम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी निकालेंगे। तो दो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आए थे। अभी अभी हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, एक तो हम टर्म की हेल्प से निकालते हैं और एक हम कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो दोनों से ही हम निकाल के देखेंगे, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब जो भी हमने टर्म सिंबल्स यहाँ पर डिराइव किए हैं वो सब के सब करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं ये कहीं लिखने को नहीं आएंगे पर आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो अब हम कर लेते हैं इसमें एग्जाम्पल्स ताकि आपको बहुत और थोड़ा इजीली क्लियर हो जाए। तो देखिए, सपोज अब हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, टर्म सिंबल्स फॉर एटम्स और आयंस हैविंग ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनमें खाली सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे सोडियम एटम है, सोडियम एटम का हम सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप देख रहे हैं ये सारे जो पहले वाले शेल्स हैं वो सब कंप्लीटली फिल्ड हैं, सिर्फ यही एक सब शेल है जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो हम 3s1 के लिए टर्म सिंबल निकाल रहे हैं। तो इग्नोरिंग द इनर क्लोज शेल, हमने इग्नोर कर दिया क्लोज शेल। क्लोज शेल मतलब जो कंप्लीटली फिल्ड शेल थी। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें कैपिटल एस की वैल्यू निकालनी है। और कैपिटल एस हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एस का निकालने का एक और तरीका भी है। हम क्या करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। या हम S1 प्लस S2, अगर दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बस हमने हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा, तो हाफ और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली एक ही है तो इसलिए इसकी वैल्यू खाली हाफ आ गई, ठीक है। तो इसीलिए हमने कैपिटल S इज इक्वल टू स्मॉल s कर दिया और हाफ हो गया, ठीक है। और कैपिटल एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल एल की वैल्यू फिर वही हम निकाल रहे थे कि L1 प्लस L2 चल रहे थे, क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम सिर्फ स्मॉल एल की वैल्यू देखेंगे, खाली एक ही एल है। स्मॉल एल क्या निकालेगा, स्मॉल एल के लिए हम लिखते थे 0 1 2 3, और यहाँ पर 0 था S, ये था P, ये D और ये F। अब हमने देखा कि यहाँ पर तो सिर्फ S ऑर्बिटल है, स्मॉल s है, ठीक है, स्मॉल s सब शेल है। तो स्मॉल s के लिए जो l की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0, ठीक है। जब स्मॉल l की वैल्यू 0 है और कैपिटल L की वैल्यू भी उसी पर डिपेंड कर रही है तो इसलिए कैपिटल L की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब स्मॉल l की हेल्प से हमने कैपिटल L की वैल्यू तो निकाल ली, अब कैपिटल L की वैल्यू से हम स्टेट लिखेंगे यानी टर्म लिखेंगे, और कैपिटल L की वैल्यू अगर 0 है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल S लिखेंगे उसके लिए, ये 0 1 2 3, तो इसके लिए हम कैपिटल S लिखेंगे, ये P लिखेंगे, इसके लिए D, इसके लिए F। तो हमने देखा कैपिटल L की वैल्यू यहाँ पर 0 है। जब कैपिटल L की वैल्यू 0 है तो हमारे पास उसकी स्टेट हो जाएगी कैपिटल S, तो वही हमने यहाँ पर कैपिटल S लिख दिया, ठीक है। तो ये इससे कंफ्यूज मत होना, ये वाला S और ये वाला S डिफरेंट है, ठीक है। वो S हमारा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर को दिखा रहा है और ये S हमारा एटॉमिक स्टेट को दिखा रहा है। तो अब जब हमारे पास S इज इक्वल टू हाफ निकल के आया, यानी हम इस वाले S की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास कैपिटल S हाफ निकल के आया तो उससे हम 2s प्लस 1 निकाल सकते हैं, जिसमें सिर्फ S की वैल्यू तो पुट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय S की वैल्यू थी हाफ, तो 1/2 प्लस 1, तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2। तो कैपिटल S की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और कैपिटल L की वैल्यू भी आ गई। तो हम J की वैल्यू निकाल सकते हैं। J की वैल्यू L प्लस S से लेकर हमें L माइनस S तक चलना था, ठीक है। तो L प्लस S क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, और L माइनस S क्या है, 0 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, ये तो हमारा माइनस हाफ हो जाएगा, इसको तो हमें लेना ही नहीं है, प्लस हाफ करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस हाफ ले लिया हमने, तो इससे हमारी ये वैल्यू कैपिटल J की भी निकल के आ गई। अब बस हमारे पास L की वैल्यू है, S की वैल्यू, J की वैल्यू, तो हमें हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला जो हमारा था 2s प्लस 1 L और J,
इसमें हमें ये सब वैल्यूज रख देनी है। तो 2s+1 की वैल्यू देख लेते हैं क्या निकली। तो 2s+1 की वैल्यू हमारे पास निकली 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। एल की वैल्यू क्या निकली, कैपिटल एल की वैल्यू यहाँ पर निकली एस, तो हमने लिखा एस। ठीक, जे की वैल्यू क्या निकली, जे की वैल्यू निकली हाफ, तो हम लिख देंगे हाफ। तो बस यही वाला तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो टर्म सिंबल हमारे पास सोडियम एटम का क्या आ गया, 2s और 1/2। ठीक, अच्छा, अब इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, दोनों फार्मूला की हेल्प से हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, 3s1। तो हमें 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये मतलब है हमारे पास जो भी यहाँ पर सब शेल दे रखा है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एस और सब शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमने 2 फैक्टोरियल लिखा, डिवाइडेड बाय इस समय उसमें कितने हैं, तो एस में खाली एक ही दिखा रखा है तो 1 फैक्टोरियल, और अंदर हमें 2 - 1। फॉर्मूला आपको अभी याद नहीं हुआ होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस r और इसका फैक्टोरियल। तो n क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सब शेल, तो वही हमने 2 लिखे। r क्या है, उस समय उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जो भी हमने शो कर रखा है, तो 1 है, और बाकी इसी तरह। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम कैसे निकालेंगे, जो हमने टर्म सिंबल डिराइव किया है उसकी हेल्प से निकालेंगे। यानी 2s हाफ, जो हमने ये देखिए ये हमारा 2s और हाफ, इसकी हेल्प से हमें निकालना है। तो हमें हाफ की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें j की वैल्यू है ही नहीं कहीं भी हमारी यहाँ पर तो हमें 2s+1 और 2l+1 चाहिए। तो देखिए 2s+1 की वैल्यू क्या है, ये जो 2 है, ये 2 ही तो 2s+1 है हमारे फॉर्मूला में, ये 2s+1 तो था ना, उसकी जगह हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 आ गया। फिर हमारा फॉर्मूला में 2 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू क्या निकल के आई थी, एल की वैल्यू यहाँ पर 0 निकल के आई थी, तो हमने एल की वैल्यू रख दी 0 + 1, और इसको जब सॉल्व किया तो 2। तो देखिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हमने टर्म सिंबल से निकाली वो भी 2 निकली, और जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाली वो भी हमारी 2 निकली। तो इसलिए हमारा जो ये डिराइव टर्म सिंबल है ये बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो इस तरह से अगर खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, किसी एटम के पास, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो ये तरीका है। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो s की वैल्यू हाफ ही होगी, और l की वैल्यू डिपेंड करेगी कि वो कौन से सबशेल में है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोई भी एटम के लिए या कोई भी आयन के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। बेटा ये थोड़ा सा वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, बस एक बार थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की चीज़ है। बस एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर सब कुछ आराम से आपको समझ में आएगा। अब हम निकालेंगे टर्म सिंबल फॉर एटम्स हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो हमने खाली एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली, अब हम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन किसमें, इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। जब हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया फॉर कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले हम कार्बन एटम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p2। अब देखिए ये जो है हमारे, ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं, हमें सिर्फ 2p2 के बारे में बात करनी है। और अब हम क्योंकि एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्साइट कराएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इफ वन ऑफ द 2p इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू अ 3p ऑर्बिटल, मान लीजिए एक 2p ऑर्बिटल को अगर 3p ऑर्बिटल में भेज दिया जाए, तो वो भी तो एक एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो क्या होगा, देन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अब 1s2 2s2 2p1 3p1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3p में चला गया, तो 2p में भी एक रह गया और 3p में भी एक रह गया। तो बस ये 1s2 और 2s2 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसको छोड़ दो। हम अब जो टर्म सिंबल डिराइव करेंगे वो डिराइव करेंगे 2p1 और 3p1 के लिए, इन विच द p इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन इक्वलेंट। ये वर्ड भी आप ध्यान रखिएगा बेटा, स्पेशली वैसे बेटा ये वीडियो जो है ना एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी लेवल पर इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन क्योंकि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म आपके यहाँ सिलेबस में है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म को समझ पाएंगे। जब तक कि आप ये स्टार्टिंग का नहीं समझेंगे तो आपको एंड में कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब जो ये नॉन इक्वलेंट लिखा हुआ है यहाँ, नॉन इक्वलेंट का क्या मतलब है, देखिए एक होते हैं हमारे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2p2, एक तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये लिखा ग्राउंड स्टेट वाला कार्बन के लिए, और एक मैंने एक्साइटेड स्टेट का लिखा ये।
ठीक है, यहाँ पर भी दो ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी दो ही इलेक्ट्रॉन है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलेंगे ये हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, और इनको हम बोलेंगे ये हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए n, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, तो स्मॉल n की वैल्यू 2 होगी। स्मॉल n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी यहाँ पर डिजिट लिखी होती है वही तो एक्चुअल में उसका शेल होता है, तो ये सेकंड शेल हो गया। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तो n, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए n1 लिख दूं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n2 लिखूं, तो n1 इज इक्वल टू n2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू ये हम लिख रहे हैं sp_df होती है, तो 0 1, ठीक है। तो p सब शेल में है, और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, एक के लिए मैं L1 लिखूं और दूसरे के लिए मैं L2 लिखूं, तो L1 और इज इक्वल टू L2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन p सब शेल में ही तो हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के n की वैल्यू और L की वैल्यू सेम है, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब आप यहां आ जाइए, यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है? n1। सपोज मैं इस वाले के लिए, पहले वाले के लिए n1 लिख दूं और दूसरे वाले के लिए n2 लिखूं, तो n1 में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यानी n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यहां पर ये 2 है और यहां पर ये 3 है, जो डिजिट है, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक के लिए हम, एक को एक सेकंड सब शेल में है और एक सेकंड शेल में है और दूसरा थर्ड शेल में है, लेकिन हाँ L की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, दोनों ही p सब शेल में है, तो L1 इज इक्वल टू L2 रहेगा, दैट इज 1। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n और L की वैल्यू डिफर करती है, यानी L की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम आ रही है लेकिन n की वैल्यू डिफर कर रही है, तो जब इस तरह से कुछ होगा तब हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब दोनों के लिए n की वैल्यू भी सेम है और L की वैल्यू भी सेम है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं हमारे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में। तो खैर इतना तो नहीं आ रहा कहीं पर भी, पर फिर भी बस बताया मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए कि कैसे हम इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में डिफरेंस कर सकते हैं। तो अब हमारा आता है 2p1 और 3p1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो कि हमें निकालना है टर्म सिंबल्स। तो अब 2p1 और 3p1 अगर है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी, अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए L के लिए हम लिखें L1 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैं L2 लिखूं, तो L1 क्या हो जाएगा? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हमारा 2p में है, तो उसके लिए हम L की वैल्यू फिर से वही लिखेंगे कि हमारा तो S P और D F होता था, तो 0 1 2 3। तो क्योंकि वो P सब शेल में है, तो P के लिए हमारी वैल्यू होती है 1, तो L1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन देखें, जो 3p1 है वो हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें है? वो भी हमारा P सब शेल में, इसलिए उस L2 के लिए भी हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है L1 इज इक्वल टू 1 और L2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम कैपिटल L कैसे निकालेंगे? कैपिटल L का फॉर्मूला हमारे पास था L1 प्लस L2 से लेके चलना है हमें L1 माइनस L2 तक, और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमें देखनी है, और हर बार हमें सिर्फ 1 1 1 यूनिट कम करनी है। कैसे कम करनी है वो हम अभी देख लेते हैं। देखिए L1 प्लस L2, 1 प्लस 1 लिखेंगे, L1 माइनस L2, 1 माइनस 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो हमें 2 से लेके 0 तक पहुंचना है, सिर्फ 2 में से 1 1 यूनिट कम करते जाना है। तो 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक पहुंचना था, यानी 2 से लेके हमें सिर्फ 0 तक पहुंचना था, और स्टार्टिंग वाले डिजिट में से सिर्फ 1 1 यूनिट हमें कम करना था। तो हमारे पास 3 ही नंबर आ पाएंगे, 2 1 और 0। तो वो जो 3 नंबर थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए, और ये कैपिटल L की वैल्यू निकली। अब कैपिटल L की वैल्यू अगर 0 1 2 3 होती है, तो उनके लिए जो हम स्टेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 0 के लिए S लिखते हैं, 1 के लिए P लिखते हैं, 2 के लिए D, F के लिए 3 के लिए F। तो हमने लिखी क्या पर 2 1 0 लिखी, यानी कि DPS,
तो ये हमारी आ गई DPS। इसलिए ये जो स्टेट्स आई हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग L के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी स्टेट्स आ गई DPS, वो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक, अब फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर, एक के लिए S1 लिखेंगे, दूसरे के लिए S2 लिखेंगे, और दोनों के लिए ही हाफ लिखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा हम हाफ लिखते ही हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो S1 भी हमारा हाफ हो जाएगा और S2 भी हमारा हाफ हो जाएगा। अब हम कैपिटल S निकालेंगे, S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक चलेंगे। तो S1 प्लस S2 हाफ प्लस हाफ हमारा 1 आ जाएगा, और हाफ माइनस हाफ हमारा 0 आ जाएगा, और 1 से बस 0, ये दो ही वैल्यू आएंगी क्योंकि हम जब 1 से 0 की तरफ चलेंगे तो 1 में से हमें सिर्फ एक डिजिट कम करनी है, 1 माइनस 1, तो वो तो 0 आ गया। तो जैसे ही हम यहाँ तक पहुंचे बस हमारा खत्म हो गया खेल, हमें सिर्फ दो वैल्यूज यहाँ पर मिल गई। अब जब ये कैपिटल S की वैल्यू हमें मिल जाती है तो उससे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो S इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो हमने इसमें फॉर्मूले में 2 इंटू एस की जगह 1 रखना है और इसको सॉल्व किया तो 3, यानी कि ये हमारी ट्रिपलेट स्टेट हो गई। ठीक, मतलब ट्रिपलेट निकली है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और S इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारी ये सिंगलेट आ जाएगी। 1 मीन्स सिंगलेट होता है, 3 मीन्स ट्रिपलेट होता है, 2 मीन्स डबलेट होता है। तो ये आ जाएगी हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा ही स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 और 1 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास 2s प्लस 1 भी हमें मालूम पड़ गया, हमें L की वैल्यू भी मालूम पड़ गई है, तो हम टर्म्स दिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या हो जाएंगी, हमने DPS निकाला ही था ऊपर L की वैल्यू, हमें तो देखिए टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, 2s प्लस 1 और यहाँ पर लिखते हैं L, टर्म सिर्फ इतना ही तो होता है। तो 2s प्लस 1 हमारी 3 भी निकली है और 1 भी निकली है। ठीक है, तो एक बार तो हम इन्हीं, और L की वैल्यू हमारी DPS निकली है, एक बार D निकली P और S, तो हमने तीनों लिखी, D भी लिखा, P भी लिखा, S भी लिखा। तो एक बार तो हम इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 333 लिखेंगे क्योंकि हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी तो 2 आई है, तो एक बार 333 लिखेंगे और एक बार फिर से हम DPS लिखेंगे और फिर इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 लिखेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो टर्म्स आ गई वो हमारे पास 6 टर्म्स आई हैं। ठीक है, या 6 स्टेट्स आई हैं। तो ये तो हमने निकाली टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब हमारे पास, क्योंकि हमें तो टर्म सिंबल डिराइव करना है, तो इन सब के लिए हम J की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम J की वैल्यू निकालेंगे तब हमारा टर्म सिंबल जो है वो कंप्लीट होगा। अब देखिए J की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, J की वैल्यू के लिए हमारे पास जितने भी L और S की वैल्यू आई है बस उन सब की कपलिंग कराएंगे, उन सब का इंटरेक्शन कराएंगे। देखिए कैसे कराएंगे, L की वैल्यू क्या निकली हमारी 2, 1 और 0। ठीक है, और S की वैल्यू क्या निकली 1 और 0। तो एक बार, और हम J की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, L प्लस S से लेके L माइनस S तक चल रहे हैं। तो एक बार तो ये L की वैल्यू हम 2 रखेंगे और S की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी इन दोनों की कपलिंग होगी, यानी इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, आप ये समझ लीजिए। और एक बार हम क्या करेंगे, अब हमने L की वैल्यू 2 और S की वैल्यू 1 तो ले ली है, लेकिन हम L की वैल्यू 2 और S की वैल्यू 0 भी तो ले सकते हैं। ये भी, इससे भी हमारे पास कुछ टर्म सिंबल निकल के आएंगे। तो हम इस तरह से करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, L की वैल्यू 1 लेंगे, L की वैल्यू 1 लेंगे तो S की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, और एक बार हम L की वैल्यू 1 लेंगे और S की वैल्यू हम 0 लेंगे, यानी इन दोनों का, इन तीनों के साथ इंटरेक्शन दिखाना है। फिर हम तीसरी बार, मतलब फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, L की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो S की वैल्यू भी 0 लेंगे। ठीक है, और L की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो S की वैल्यू भी हम, सॉरी, एक बार अगर हम L की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो S की वैल्यू 1 लेंगे, और L की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो S की वैल्यू भी 0 लेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर शो कर रखी है। तो ये इन तीनों वैल्यूज़ का, L की तीनों वैल्यूज़ का S की दोनों वैल्यूज़ के साथ हमें इंटरेक्शन दिखाना है, तभी हम J की वैल्यू को निकाल पाएंगे, और इसी को हम LS कपलिंग बोल देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, L की वैल्यू 2 ली और S की वैल्यू 1 ली, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक चलना क्या होता है। तो 2 प्लस 1 हमारा निकला 3 और 2 माइनस 1 हमारा क्या निकला 1, तो हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिख दिया 1। अब 3 से लेके 1 तक चलना है एक एक यूनिट डिक्रीज करते हुए। तो 3 में से अगर हम एक यूनिट डिक्रीज करेंगे तो हम 2 लिख देंगे, 2 में से अगर एक यूनिट डिक्रीज करेंगे तो हमारा 1 आ गया। अब हम 1 में से 1 डिक्रीज नहीं करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 माइनस 1 है। मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक चलना होता है सिर्फ एक एक यूनिट डिक्रीज करते हुए, बस ये मतलब होता है इसका।
तो 2+1 से लेके 2-1 तक चलना है, तो 3 2 1 ही लिखना है, बस 0 नहीं लिखना है। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच जाएं 1 यूनिट मैक्सिमम वैल्यू में से 1 यूनिट डिक्रीज करते हुए जब तक आप मिनिमम वैल्यू पर नहीं पहुँच जाते तब तक तो आपको 1 डिक्रीज करना है, और जैसे ही आप मिनिमम वैल्यू पर पहुँचे उसके बाद आपको 1 डिक्रीज मतलब माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही वहीं तक लिखना होता है। तो अब हमारे पास क्या हो, जे की वैल्यू हमारे पास 3 2 1 आ गई। ठीक, तो अब हम टर्म सिंबल लिखेंगे L इज इक्वल टू 2 के लिए और S इज इक्वल टू 1 के लिए। तो देखिए S इज इक्वल टू 1 से हम जब 2S प्लस 1 निकाल रहे हैं तो हमारी वैल्यू 3 तो आ रही थी, तो हमने 3 3 3 3 बार क्यों लिखा है अभी बताते हैं इसको भी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2S प्लस 1 हमें 3 लिखना है, और L इज इक्वल टू 2 है तो हम L की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ 2S प्लस 1 L और ये है J। तो 2S प्लस 1 तो हमारा 3 निकल के आ गया क्योंकि हमने S इज इक्वल टू 1 रखा है। L इज इक्वल टू 2, L की वैल्यू हमें 0 1 2 3 करनी है, तो यहाँ S लिखा, यहाँ P और यहाँ D। ठीक है, तो जब L की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू हम D लिखेंगे। ठीक, तो हमने लिखा 3 तो 2S प्लस 1 के लिए लिख दिया और D हमने यहाँ लिख दिया, तो 3D निकल के आ गया। अब J की हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं, तो जब J की हमारे पास 3 वैल्यूज आई हैं तो उन तीनों वैल्यूज को हम लिखेंगे, इसीलिए हमारे पास टर्म सिंबल्स जो हैं वो 3 निकल के आए। एक निकल के आ गया 3D3 3D2 3D1, तो 3D तो सब रहेगा L इज इक्वल टू 2 S इज इक्वल टू 1 के लिए, और जो ये 3 ये 2 और ये 1 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है J की वैल्यू। तो हमारे पास टोटल टर्म सिंबल्स जो हैं हमारे पास निकल के आ गए ये 3। ठीक, तो L इज इक्वल टू 2 और S इज इक्वल टू 1 तो हमने कर लिया। अब हम L इज इक्वल टू 2 और S इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि S की 2 वैल्यूज थी, 1 के लिए तो हमने निकाल ली, अब S इज इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे। तो 2 की जो कपलिंग है यानी L की वैल्यू 2 की मतलब L और S की जो हमें कपलिंग दिखानी है, तो L की जो 2 वैल्यू थी उसको हम S के साथ 1 के साथ भी और 0 के साथ भी कपल करके दिखा रहे हैं। तो अब हम 2 प्लस 0 से 2 माइनस 0 चलेंगे, तो 2 प्लस 0 कितना होता है 2, और 2 माइनस 0 भी 2 होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है यूनिट, क्योंकि हमारी मिनिमम वैल्यू भी 2 है और मैक्सिमम वैल्यू भी 2 है, तो हम सिर्फ 2 ही लिखा रहने देंगे। तो L इज इक्वल टू 2 और S इज इक्वल टू 0 के लिए, अब देखिए S इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम 2S प्लस 1 लिखेंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो और L इज इक्वल टू 2 के लिए हमें D लिखना है, तो ये हमारी 1D निकलेगी और J की वैल्यू हमने लिख दी 2, तो यहाँ पर जो है ये 1D 2 आ गई इसका टर्म सिंबल। तो L इज इक्वल टू 2 की हमने S इज इक्वल टू 1 से भी और S इज इक्वल टू 0 से भी कपलिंग दिखा दी। अब हमारे पास L की वैल्यू 1 बची, तो L की वैल्यू 1, फिर हम S की वैल्यू भी 1 लिखेंगे। तो J की वैल्यू हमने निकाली 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1 तक, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 और 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो इसलिए 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 और 1 में से 1 कम करा तो 0, बस 0 पे पहुंच गए, नेगेटिव वैल्यू तो हमें आगे चाहिए ही नहीं, मिनिमम वैल्यू पर हम पहुंच गए हैं। तो अब टर्म सिंबल कैसे निकल के आएंगे, L इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू 1 के लिए हम लिखते हैं P, और S इज इक्वल टू 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है 3, और हमारे पास J की 3 वैल्यूज आई हैं इसलिए हम 3P की 3 वैल्यूज यहाँ पर लिख देंगे, 3P2 3P1 3P0। ठीक, तो L इज इक्वल टू 1 के लिए S इज इक्वल टू 1 तो रख लिया, लेकिन L इज इक्वल टू 1 के लिए अब हम S इज इक्वल टू 0 भी रख के देखेंगे। तो जब हमने 0 रख के देखा 1 प्लस 0 भी 1 है, 1 माइनस 0 भी 1 है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी 1P1, तो इससे हमें एक टर्म सिंबल यहाँ पर मिल जाएगा। फिर क्या बचती है, L की वैल्यू 0 बचेगी, अब S इज इक्वल टू 1 भी रख के देखेंगे और S इज इक्वल टू 0 भी, तो J इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, S लिखते हैं, L इज इक्वल टू 0 के लिए हम कैपिटल S लिखते हैं, वो हमने S लिखा, S इज इक्वल टू 1 से 2S प्लस 1 हमारी 3 आ जाएगी और J की वैल्यू हमारी 1 निकली, तो एक टर्म सिंबल यहाँ पर निकल के आएगा। और L इज इक्वल टू 0 है, S इज इक्वल टू 0 तो J इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तब ऐसे के लिए टर्म सिंबल हमारा 1S 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास कितने सारे टर्म सिंबल्स जो हैं निकल के आ गए हैं, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन ऑफ J वैल्यूज है। अब हम देखेंगे कि ये जो टर्म सिंबल्स हमने इतने सारे निकाले हैं, जो टर्म्स हमने निकाली हैं वो हमारी करेक्ट भी निकली थी कि नहीं, तो उसका हम फिर वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर क्या शो किया हुआ है कि हैंस द पॉसिबल टर्म सिंबल्स फॉर 2P1 और 3P1, इतने सारे जितने भी हमारे निकले वो हमने सब यहाँ लिख दिए। अब वेरिफिकेशन करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल के देखेंगे, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या था, कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अब देखिए ये था 2P1
और 3p1। जब कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से हो तो हम 2p1 के लिए अलग लिखेंगे, तो 2p1 के लिए तो हमने ये लिखा पहला वाला, और 3p1 के लिए हमने दूसरा लिखा, और दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो सिंगली कोई लिखा हुआ हो या कोई दो इस तरह से लिखे हुए हों, तो हम इन दोनों के लिए जो भी हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2p1 का मतलब क्या हो गया, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2p में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हमने यहाँ रखा 1 का फैक्टोरियल, और फिर ये हो गया 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई किया 3p1 से। और 3p में भी p ऑर्बिट सब शेल है, तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, अभी कितने दिखाई दे रहे हैं 1, तो ये 1 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपस में आ गया 36। अब ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जितनी भी हमने यहाँ निकाली हैं उन टर्म्स के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी टर्म्स क्या निकली थी D3, एक बार मैं पेन चेंज कर लेती हूँ बेटा। तो हमारी जो भी हमारी टर्म्स निकली थी उन टर्म्स के लिए हम ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालेंगे। तो हमारी टर्म्स क्या थी, D3 थी, P3 थी, S3 थी, फिर D1 P1 S1, ठीक है ना, यही तो निकली थी, यही सब तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। D3 ये सारी D3 है। हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में 2s+1 और 2l+1 में हमें J से तो मतलब ही नहीं है, तो ये D3 है, D1 है, P3 है, S3 है और S1 है, तो वही सब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और बस नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले D3 के लिए अगर हम निकालें, मतलब 3D हम इसको बोल रहे हैं, 3 पहले मैं पढ़ रही हूँ बाद में D। तो 3 क्या है 2s+1 की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर 2s+1 की वैल्यू लिख दी। फिर हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है l की वैल्यू को। अब l की वैल्यू D के लिए क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि l के लिए हम 0 1 2 3 लिखते हैं, ये s होता है, ये p होता है, ये d, तो d के लिए हमारी l की वैल्यू 2 निकलती है, तो वो हमने 2 लिखी +1, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 15, ठीक है। फिर ऐसे ही 3p के लिए निकालेंगे, तो 3p के लिए भी 2s+1 तो 3 रहेगा, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2l+1 में हमने इसको रख लिया। बस ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, इस वाले फॉर्मूले में ही आपको सब कुछ रखना है और बस आप इससे निकालते। तो इस तरह से जब हम सब निकालते चले जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारी 36। इन सबको आप प्लस कर लीजिएगा, ये सब आप प्लस करेंगे, जो लास्ट 15 + 9 + 3 + 5 + 3 + 1 तो 36 आएगा। तो ये भी 36 आया और इस फॉर्मूला से भी हमारा 36 निकला। तो इसलिए जो भी हमने इनके लिए टर्म्स निकाली या टर्म सिंबल जो हमने डिराइव किए वो हमारे बिल्कुल करेक्ट निकले, क्योंकि दोनों से ही हमारे पास सेम आंसर आया। तो ये एक तरीका होता है हम कैसे टर्म सिंबल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो बीएससी लेवल पे टर्म सिंबल्स जो हैं कैलकुलेट करने को आते हैं। हालांकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी ये वीडियो, क्योंकि अभी इसमें अभी हम आगे और पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के लिए। ये जितना भी हमने निकाला है ना बेटे, यहाँ पर जितनी भी ये टर्म सिंबल्स निकाले हैं या जो जितनी भी हमने ये स्टेट्स निकाली हैं, जो ये टर्म्स निकाली हैं, ये सारी की सारी वैलिड नहीं है, सारी की सारी अलाउड नहीं है। इसमें से कुछ जो है फॉरबिडन भी होंगी। तो वो फॉरबिडन कैसे पढ़ेंगे, जब हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट के निकालेंगे, ठीक है। कुछ क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे अभी पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ जो टर्म्स होती हैं वो इनवैलिड मानी जाती हैं। तो वो कौन सी स्टेट्स होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे तभी, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म से क्या मतलब है। तो आज तो हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि देखिए माइक्रोस्टेट्स क्या थी। माइक्रोस्टेट्स का मतलब होता है कि अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो हम कितने तरीके से उन्हें ऑर्बिटल्स में उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, तो वो तो हो गई माइक्रोस्टेट्स। फिर वो माइक्रोस्टेट्स में भी कुछ तो सेम एनर्जी की होंगी, कुछ डिफरेंट एनर्जी की होंगी। तो जो सेम एनर्जी वाली माइक्रोस्टेट्स थी उनकी हमने ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप बना दिया उनका, और उन ग्रुप को हमने टर्म्स या स्टेट बोला। तो जैसे सब ठीक है स्टेट बोला, अब स्टेट्स हमारे पास निकल के आ गई, फिर हमने उसी से मतलब टर्म जो बनी उससे हमने फिर टर्म सिंबल बना लिया, जे की वैल्यू निकाल ली। तो हमने कैपिटल एल की वैल्यू निकालना सीखा, कैपिटल एस की वैल्यू निकालना सीखा और कैपिटल जे की वैल्यू निकालना सीखा। तो उसकी हेल्प से हम टर्म सिंबल्स को जो है निकाल सकते हैं। तो जो हम खाली लिखते हैं एस पी डी एफ, ये तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी स्टेट्स हैं। फिर जब हम इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऐड कर देते हैं तो ये हमारी टर्म्स कहलाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एनर्जी के बेसिस पर इनका ग्रुपिंग की है। प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने ग्रुप कर दिया तो उसको तो हमने बोल दिया कि वो स्टेट्स हो गई। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी ली हमने, एनर्जी वाली प्रॉपर्टी ली। तो एनर्जी प्रॉपर्टी के बेसिस पर जब हमने उनको
ग्रुप किया, तब हमने उनका नाम दे दिया कि वो टर्म्स हो गई। और जब इन्हीं टर्म्स में हमने इसमें एक सिंबल जे की वैल्यू ऐड कर दी तो ये हमारा टर्म सिंबल कहलाया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन तीनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पढ़ी, ठीक है, कि टर्म्स क्या होती हैं और टर्म सिंबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हमने कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में देखा कि कितनी टर्म सिंबल या कितनी टर्म्स पॉसिबल हैं। फिर हम देखेंगे कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इन्हीं टर्म्स में से कुछ टर्म्स जो होती हैं वो रुक जाती हैं, बाकी सब जो हमारी इनवैलिड, मतलब कुछ ही टर्म्स जो होती हैं वो वैलिड होती हैं। फिर जो वो टर्म्स निकल के आएंगी उसमें भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म्स कौन सी है वो हम इसमें देखेंगे। तो एक बार इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि इतना लॉन्ग मेथड है, वो आता नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म, वो एक्चुअल में होती क्या है। तो ये वीडियो देखना भी बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वीडियो के बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।